हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग आज क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम हर एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी सारी क्यूरियोसिटीज का हम आंसर आपको देंगे। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कार्बन के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, कार्बन है क्या, अर्थ में कैसे पाया जाता है, ये सारी चीजों को। उसके बाद कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये एक्चुअली बॉन्ड है क्या, बनता कैसे है और कार्बन इस बॉन्ड को बनाता क्यों है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्बन के वर्सटाइल नेचर की बात करेंगे। ठीक है, कि कार्बन जो है ना बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। तो ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो कार्बन बना पाता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं बना पाते, कार्बन बना पाता है। तो क्यों बना पाता है, इसका रीजन भी समझेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, दो टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं कार्बन के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की जो कंपाउंड होते हैं वो चेन होते हैं, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं कंपाउंड्स में, और कंपाउंड रिंग के फॉर्म भी हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप साथ ही पढ़ेंगे कि कार्बन में कौन से ऐसे ग्रुप्स को ऐड कर दिया जाए जिससे कार्बन की प्रॉपर्टी बदल जाती है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन की, और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दो कार्बन के ऐसे कंपाउंड है जिनके बारे में क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सोप और डिटर्जेंट्स होगा, और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर सकूं, और साथ ही साथ एट द एंड मैं क्या करूंगा, वो जो भी 4 या 5 लेक्चर्स उनको मैं कंपाइल करके एक 1 शॉट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम टाइम में रिवीजन के पर्पज से उस 1 शॉट वीडियो को आराम से देख सकें और चीजें अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम कार्बन की बात करते हैं ना, तो कार्बन हमारे अर्थ पे 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, लेकिन मास नंबर भी 12 होता है। एटॉमिक नंबर भी 12 होता है और मास नंबर भी 12 होता है। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर तो इसका 6 होगा, 12 नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 कब होता है? यानी कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल कंडीशन में। यानी अगर ऐसे समझे तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है और 12 मास नंबर 12 होने का मतलब क्या? अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी एक आइसोटोप ऐसा होता है जिसका प्रोटॉन जो होता है वो भी 6 होता है नंबर में, और जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में वो भी 6 इन नंबर्स होते हैं। तो टोटल जो मास होता है इसका 12 होता है। ठीक है, 12 यू। उसके बाद जो दूसरा आइसोटोप पाया जाता है वो कार्बन 13 पाया जाता है। ये होता है कार्बन 12, जिसको हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। अच्छा, इसको ज्यादातर क्यों पढ़ते हैं कार्बन 12 को? कार्बन 13 या 14 की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कार्बन 12 जो होता है लगभग 98% या 98.5% हमारे अर्थ पर पाया जाता है। कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, कार्बन का जो आइसोटोप है 12, कार्बन 12, वो लगभग 98.5% अर्थ पर पाया जाता है, जिस वजह से मेजोरिटी ऑफ द कार्बन जो है हमारे अर्थ पर वो कार्बन 12 के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन 13 की, तो कार्बन 13 में जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 6 ही होता है, लेकिन मास नंबर 13 हो जाता है। कार्बन 13 यानी मास नंबर जो हो गया वो 13 हो गया। 13 मास नंबर का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन अब 7 हो गए। प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन क्या हो गए? 7 हो गए। तो 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया? 13। तो मास नंबर इसका हो जाता है 13। और कार्बन 14 के बहुत स्मॉल ट्रेसेस मिलते हैं। अच्छा, कार्बन 13 की बात करें तो कार्बन 13 लगभग 1% या 1.5% हमारे अर्थ पे पाया जाता है। कार्बन 14 का तो ट्रेसेस ही मिलते हैं हमें, बहुत कम अमाउंट है। कार्बन 14 तो सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। और ये जो होता है कार्बन 14, इसके पास भी 6 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और साथ ही साथ 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 और 8 कितना हो गया? 14। 6 एंड 8 कितना हो गया? 14 हो गया। तो कितना इसका मास नंबर हो गया? 14। तो इसीलिए इसका नाम है कार्बन 14। तो हम जिस कार्बन को लेकर के स्टडी करेंगे वो है हमारा कार्बन 12, क्योंकि मेजोरिटी में जो हमारे अर्थ पे जो कार्बन का आइसोटोप पाया जाता है वो कार्बन 12 पाया जाता है। तो हम कार्बन 12 को ही अपना जो है एक कार्बन 12 आइसोटोप को ही लेकर के हम इस सारी स्टडी को करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो ये हो गया कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहां पर जो हमारे अर्थ पे कार्बन पाया जाता है, हमारे अर्थ पे कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और दूसरा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है।
हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है? 0.02% कार्बन। हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है? 0.02% कार्बन है। और वो भी किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसी फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है, 0.02%। ठीक है। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, और कितना परसेंट है वो? 0.03%। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, और वो कितने अमाउंट में है? वो है 0.03%। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि कार्बन जो है बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता हमारे अर्थ में, बहुत क्या है, बहुत कम अमाउंट में हमारा कार्बन प्रेजेंट है, चाहे वो अर्थ क्रस्ट कह लो और चाहे वो एटमॉस्फेयर कह लो। लेकिन हम सब जो भी आसपास चीजें देख रहे हैं, लगभग 90 to 95% चीजें कार्बन की हैं। उसमें कार्बन है, ऐसा नहीं कह रहा वो पूरी तरीके से कार्बन से बनी है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। वो कार्बन और भी चीजों के साथ कार्बन भी उसमें प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो इस धरती पर प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी कार्बन से बनी है। मेरी, आपकी, जो हमारे आसपास जो डॉग्स, कैट्स या जो भी हम काउस वगैरह देख रहे हैं ना, उन सबकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? कार्बन से ही बनी हुई है। ठीक है। आप ये जो वुड वगैरह होती है, वुड तो कार्बन से ही बनती है ना, क्योंकि पेड़ से मिलता है हमें। ठीक है। जो फर्नीचर्स वगैरह है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वुड से बना है तो उसमें भी कार्बन है। ठीक है। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह हो गई, और अलग अलग, अभी जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, जैसे जो भी मील हम ले रहे हैं उस सब में कार्बन है। क्योंकि हमारा, आप देखोगे ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसमें भी कार्बन है। आप प्रोटीन का फॉर्मूला उठा के देख लो, उसमें भी कार्बन होगा। तो जो हमारा मेन फूड सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स है, वो सब कार्बन बेस्ड है। तो इन डिस्पाइट ऑफ हैविंग इन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हमारे इतने कम क्वांटिटी होने के बाद भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, या बहुत ज्यादा चीजें इसी से बनी हुई है हमारे अर्थ पर जो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन की बारे में बात तो हो गई। अब बात यह है कि हमने लास्ट चैप्टर में जो है ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्वाइट रिकैप करें अगर हम, तो अगर आपको याद हो NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता था? सोडियम के पास होता था आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास होता था आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता था? अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे देता था, और सोडियम बना लेता था Na+, और क्लोरीन हो जाता था Cl-, और एक कंपाउंड बन जाता था NaCl। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता था? आयनिक कंपाउंड्स में एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करके आयंस बनते थे, और ये आयंस से जो कंपाउंड बनता था उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते थे। तो अब यहां पर जो एटम इलेक्ट्रॉन, या जो जिस एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था वो मेटल होता था, और जिस एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था वो नॉन मेटल होता था। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी हमने जस्ट नेचर को डिस्कस किया, तो वहां पर कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो यानी आयनिक कार्बन के भी आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। कार्बन भी जो है वो भी तो आयनिक कंपाउंड बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी नॉन मेटल है। उसको भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो उसके पास C4- हो जाए, और वो भी क्या बना ले? आयनिक कंपाउंड बना ले। पर ऐसा नहीं होता, कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक है। आपने अभी तक क्लास, अगर चैप्टर 3 को थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो भी कंपाउंड्स आपने पढ़े उसमें कहीं भी कार्बन नहीं था। वो कोई भी ऐसा कंपाउंड आपने नहीं पढ़ा था कार्बन का जिसमें कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड बना रहा हो। ऐसा क्यों है? कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता? व्हाई कार्बन डजंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड? से कार्बन क्यों आयनिक कंपाउंड बना नहीं पाता? इसके पीछे का रीजन समझते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो कार्बन है ना, अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कार्बन हो गया, जिसका ये न्यूक्लियस हो गया। मैंने पहले ही बोल दिया, इस चैप्टर में जो है हम कार्बन 12 जो है उसको लेके पढ़ेंगे, यानी वो वाला आइसोटोप जिसमें जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका टोटल काउंट 12 है, उसकी बात करेंगे। ठीक। तो यहां पर ये हमारा कार्बन 12 है। अब यहां पर कार्बन जो होता है ना, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर 6 होने से क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब ये कि उसके पास जो प्रोटॉन है वो भी 6 हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं। आउटर मोस्ट नहीं, सॉरी, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं। तो अगर
कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2,4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो भरते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को, हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, ठीक है। अब दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। भर दिया हमने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर कि पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान समझो। एल शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। एल शेल को अगर पूरा भरना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, कार्बन के पास है 4, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को भरने के लिए। तो देखो, जब भी ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात आती है या आउटर मोस्ट शेल फिल करने की बात आती है तो दो तरीके अपनाते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो दो तरीके अपनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, एक किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर हम कार्बन के केस में बात करें तो कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो चाहे तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि दोनों ही केस में इसको जो नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो 4 है। चाहे ले रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा और अगर देना है तो 4 इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो दोनों ही केस को हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, क्या होगा अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। सपोज दैट ये हमारा कार्बन है और ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। ये किसी से जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मान लेते हैं एक ये, 2, 3, 4। अब अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले प्रोटॉन 6 थे और इलेक्ट्रॉन 6 थे। अब प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, प्रोटॉन का तो नंबर बदलने वाला नहीं है, बदलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। अच्छा एक बात आप बताओ, ये जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो अपनी मर्जी से हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर नहीं रहना चाहते। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर इसलिए हैं क्योंकि न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, उनको जाने नहीं दे रहे बाहर। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है ना सेंटर में और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सन ने ग्रेविटेशन फोर्स से सबको पकड़ के रखा हुआ है, किसी को भी भागने नहीं दे रहा। मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने मून को पकड़ के रखा हुआ, उसको भागने नहीं दे रहा, गोल घूम रहा है। वैसे ही एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं और वो गोल गोल घुमाते हैं। इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता तो गोल गोल घूम के शेल्स में रह जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है, अगर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो ये बहुत जरूरी है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रख पाए ताकि वो एटम के अंदर रह सके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया C4 माइनस एनायन। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया, C4 माइनस एनायन। तो क्या होगा, तो होगा ये कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकते हैं, 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ सकते हैं, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकते हैं, 9 को भी पकड़ लेंगे, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखना ताकि वो एटम से भागे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। तो इसी वजह से कार्बन जैसे ही मान लेते हैं, अगर सपोज दैट कार्बन ने किसी से भी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए अपने शेल को भरने के लिए, तो न्यूक्लियस पे आएगा ज्यादा लोड। न्यूक्लियस के प्रोटॉन अब उतना लोड सह नहीं पाएंगे, वो उन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आते ही एटम को छोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही एटम में नहीं रहना चाहते। तो क्योंकि अब न्यूक्लियस की पकड़ हो गई है कमजोर, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन आए थे न्यूक्लियस उनको पकड़ नहीं पाया ठीक से, वो 4 इलेक्ट्रॉन फिर से एटम को छोड़ के चले जाएंगे और कार्बन से फिर से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट शेल में। 4 जो आए तो भाग जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस राइटली पकड़ नहीं पाएगा। आ रही बात समझ में? तो किसी प्रोटॉन पर अगर जैसे 6 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते हैं, 8 पकड़ सकते हैं, 9 भी पकड़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन 10 नहीं पकड़ सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल है। इस वजह से यहां पर कार्बन जो है वो C4 एनायन नहीं बना पाता। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो क्या लिखा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। कार्बन हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या बना ले, C4 माइनस एनायन बना ले,
but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron. लेकिन ये न्यूक्लियस के लिए जिसके पास 6 प्रोटॉन है उसके लिए उन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से कार्बन जैसे ही मान लेते हैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लिया भी अगर कार्बन ने कहीं से, तो 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पकड़ नहीं पाएगा बहुत टाइटली, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से एटम को छोड़ के चले जाएंगे और कार्बन के पास फिर से 4 इलेक्ट्रॉन बच पाएंगे। तो ये तो भैया बच्चा लोग हम समझ गए कि ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो किस्सा समझ में आ गया, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूक्लियस उन 4 इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन फिर से भाग जाएंगे। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लेते हैं कंडीशन जहां, अब देखो एक तो कंडीशन फेल हो गई कि कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं। अब इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी, चलिए डिस्कस करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये के शेल, ये एल शेल। ठीक है, अब तो एग्जाम पास आ रहे हैं बच्चा लोग, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। ठीक है, 10th का सिलेबस होता बहुत छोटा है, अगर आप चाहो तो अभी से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता 11th 12th जैसा कि शुरू से पढ़ना है तो तभी कुछ होगा, नहीं। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं ली है तो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आप शुरू से पढ़ते तो मिलता। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो तो बिल्कुल सही बात है, जो शुरू से पढ़ रहा है तो उसको तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो चुका है या अभी आप सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम है, तो ऐसा भी नहीं। यही टाइम होता है जब आपको अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर देना चाहिए फुल गियर के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। तो यहां पर मान लेते हैं ये कार्बन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में। तो देखो अभी मैंने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ के रखता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वो पकड़ के रखते हैं, यानी न्यूक्लियस पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने पकड़ रखा है और आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको तो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझो ध्यान से, ऐसे सब समझ में आएगा। न्यूक्लियस ने खींचा हुआ है इसको अपनी तरफ फोर्स लगाकर, तो अगर कोई दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, कोई दूसरा एटम को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा कि नहीं, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जाहिर सी बात है लगाएगा भाई, न्यूक्लियस ऐसे थोड़ी दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, आओ ले जाओ, ऐसे थोड़ी चल रहा है। यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस ने खींचा हुआ है एक फोर्स लगा करके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो कोई दूसरा एटम अगर चाहता है कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे अपना शेल पूरा करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उस एटम को। अच्छा, उस एटम को देखो, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने से कार्बन को कोई फायदा नहीं हो रहा, कार्बन का शेल पूरा नहीं हो रहा, तो जो भी एटम आएगा उसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कार्बन को स्टेबल करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हर इलेक्ट्रॉन पर कार्बन ने फोर्स लगाया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल के हर इलेक्ट्रॉन पर। वैसे फोर्स तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है, चाहे वो आउटर मोस्ट शेल का हो चाहे वो इनर शेल का हो। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया हुआ है, तो जो एटम आएगा उनको इन चारों एटम्स पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उसको क्या करने के लिए, उसको उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। और अगर मैं कहूं कि ये पॉसिबल नहीं है किसी एटम के लिए कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल पाए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना अलग बात है, 2 को निकालना अलग बात है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से खींचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। भैया फोर्स कब लगाओगे, जब एनर्जी होगी तभी तो लगाओगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की बात अलग है, उनको निकालना एटम से आसान है। ठीक है, एनर्जी कम चाहिए होती है, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी तो 4 इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कोई एटम ऐसा है ही नहीं हमारे पास, या हम अभी तक खोज नहीं पाए। देखो भैया, अभी ऐसा नहीं है कि हम अर्थ को 200% जान रहे हैं, पूरी तरीके से जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं ना, जितना हमें पता है। तो अभी तक जितना हमें पता है उस अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उससे खींच के बाहर निकाल सके। तो इसीलिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालना नियरली इम्पॉसिबल है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उन 4 इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, जिस वजह से कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाता।
आ रही बात समझ, और C4 माइनस और C4 प्लस नहीं बना पाता। अगर मान ले बाई चांस इन फ्यूचर कोई डिस्कवरी हो गई या ऐसा कुछ हुआ कि आपको सुनने में आया कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है कार्बन, तो एक बात याद रखना, अगर ऐसा हुआ ना अगर, तो एक बहुत बड़ा लॉ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कहोगे सर वो कैसे? तो यहां समझो ध्यान से, अगर मान लेते हैं, केस समझते हैं, अगर कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दी, चलो अच्छा ये बना है ना, इसी को मिटाते हैं। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दी, गया ये, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दी। कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितना बचा? प्रोटॉन कितना बचा देख के बताओ। प्रोटॉन नहीं चेंज होता, प्रोटॉन 6 का 6 रहेगा, प्रोटॉन अभी भी 6 है, पहले भी 6 था, और इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब क्या था, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर रहे थे, तो लगभग सब पर उतना ही फोर्स लगा रहे थे जितना लगाना चाहिए ताकि वो शेल में बने रहे। लेकिन अब 6 प्रोटॉन लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन पर, तगड़ा फोर्स। पहले 6 को खींचना था, अब 6 तो रहे नहीं, 2 ही बचे, तो 2 को इतना तगड़ा फोर्स लगा देंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे, और एटम की स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी भाई। एटम स्टेबल होने की जगह और अनस्टेबल हो जाएगा, हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर क्वेश्चन हो जाएगा ना कि तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो अभी तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, शायद आगे भी ना हो। ठीक है, तो यहां पर कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पढ़ते हैं इसको। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। अगर कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और C4 प्लस कैटायन बनाया, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां पर उसके बाद क्या होगा, फिर 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा उन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर, और हो सकता है वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाएं और एटम की अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए, एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, इस वजह से कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकते। तो अब ना तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है कार्बन के द्वारा, ना तो डोनेट किया जा सकता है, मतलब कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो ये 2 पॉइंट्स लिख के चले आना। पहला पॉइंट ये समझाना कि जब ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या दिक्कत आएगी, और दूसरे पॉइंट में ये समझाना कि जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या दिक्कत आएगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, अब यहां पर तो कार्बन करे क्या, कार्बन को अभी मैंने बोला कि कार्बन में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, तो कार्बन तो आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं पा रहा, तो कंपाउंड बना कैसे रहा है। तो कार्बन कौन सा ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसमें ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ रही, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा, हमने वही सीखा कि अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़ेगा। तो यहां पर कार्बन करे क्या, ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहां एक नया टर्म आप समझोगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझोगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है, कार्बन कहता है चलो भैया हम शेयर करके ही खुश हैं, हम शेयरिंग से ही कंपाउंड बनाएंगे, और देखना सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, हिला के रख देंगे सबको, हैं। तो यहां पर क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements। तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ शेयर करता है और कंपाउंड बनाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इवन जो सांस हम ले रहे हैं ना ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये मेरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, अब ये हाइड्रोजन को जब ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा ना, तो इससे बड़ी दोस्ती निभाएगा, कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो बस, मेरा आउटर मोस्ट शेल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन तुरंत दिमाग लगाएगा, कहेगा अच्छा अगर मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं तो खाली, मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कैसे दे दूं। तो यहाँ देखो, यहाँ ना भावनाएं नहीं चलती एटम से, भावनाएं नहीं चलती, अरे दोस्त है दे देते हैं, क्या हम ही तो जाएंगे, हम ही तो लुटेंगे, बर्बाद होंगे, लेकिन वो तो आबाद हो जाएगा, ये सब नहीं चलता। कोई एटम दूसरे एटम को साथ सपोर्ट तभी करता है, उसको इलेक्ट्रॉन तभी देता है, उससे इलेक्ट्रॉन तभी लेता है जब उसका कुछ काम बने। तो यहाँ हाइड्रोजन का इस वाला, अगर ये वाला हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका कोई काम थोड़ी बन पाएगा, नहीं हो पाएगा इसका काम।
तो ये क्या करेगा, कहेगा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन करना है, एक है एक तुम दे दो मुझे, इतना ही दोस्ती है तो मुझे तुम दे दो एक। नहीं भाई ये तो नहीं चल पाएगा, तो ये अपने फिर अपने लाइन पर आ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा। तो क्या करेंगे ये दोनों कहेंगे लाओ शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कैसे इसको समझना, देखो ध्यान से। क्या होता है ना, जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। सपोज दैट दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये इनके आउटर मोस्ट शेल। देखो ऐसे समझो, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल, ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। आ रही बात समझे, दोनों के आउटर मोस्ट शेल की ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ ऐसे। तो ओवरलैपिंग की वजह से इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा। थोड़ा सा क्लीन फिगर मैं बनाता हूं, कुछ ऐसा समझो। ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इस वाले हाइड्रोजन का, उसके अंदर इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल के अंदर इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अगर आप ऐसे देखो तो अगर आप देखोगे ये इसका आउटर मोस्ट शेल है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप इसको देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों में काउंट हो जाएंगे और दोनों का ही जो होगा रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन करने का पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके के जो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयर करके बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाते हैं। तो यहां पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इन्होंने आपस में, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहां पर मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो जो ऑक्सीजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी भाईचारा नहीं चलने वाला भाई, उसका काम बनेगा तभी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ना तो ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ना तो ये अपना पूरी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। क्योंकि अगर ये 2 दे देता है तो उसके पास 4 बचते हैं, कहां स्टेबल हो पाया ये। तो जब ये स्टेबल नहीं हो पाए तो डीली कैंसिल कर देगा, नहीं हमें भी चाहिए स्टेबिलिटी, हमें भी करना है अपना आउटर मोस्ट शेल फिल, या तो पूरा 6 निकाल लो तो, या तो मुझे 2 दे दो। अब दोनों ऑक्सीजन फंस गया कि मैं कैसे तुम्हें 2 दे दूं अपना, और ये कह रहा मैं कैसे दे दूं 2। तो कहते हैं आओ करते हैं शेयरिंग। तो ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल की हो जाएगी ओवरलैपिंग, और जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से होगा ये कि अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब जैसे ये ओवरलैपिंग हुई तो इसके शेल में इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके शेल में इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब काउंट करो, अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा दूं तो आपको देखने में क्या लग रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे, 2 और आ गए, और इधर से देखने में क्या लग रहा है, इस ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे, 2 और आ गए। तो दोनों का 8-8 पूरा हो गया, दोनों का 8-8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यहां पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो 2 लाइन से, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किया ना शेयर, देखो यहां, तो यहां पर आप 2 लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। कितने लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, 2 लाइन से, और इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब हम अगर नाइट्रोजन की बात कर ले, इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो अब ये क्या करे, या तो ये इसको 3 दे दे, या तो ये इसको 3 दे दे और आयनिक कंपाउंड बना। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक एक एटम का अपना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा कुछ नहीं करेगा, बहुत सेल्फिश होते हैं सब। जब तक एक का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा दूसरे की मदद नहीं करेगा। तो फिर यहां पर करेंगे क्या, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में और इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के पास 5 पहले था, 3 अब आ गया, और इस नाइट्रोजन के पास 5 पहले था, 3 अब आ गया, तो टोटल 8 हो गए। और यहां पर क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ, 1 2 3, दोनों ने 3-3, यहां जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा।
अब तुम लोग वेट कर रहे होगे सर कोई ऐसा दिखाएं जहां पर 4 बॉन्ड बने, तो कहें क्वाड बॉन्ड बन रहा है या 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो मैं बता दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं एक एटम के दूसरे के साथ, वो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, मैक्सिमम ट्रिपल होता है, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या तो डबल बनेगा या तो ट्रिपल बनेगा, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। रीजन क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर ये समझिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये आजाद नहीं है किसी तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इस वाले नाइट्रोजन के भी न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा है और इस वाले नाइट्रोजन ने भी इसको होल्ड करके रखा है। वैसे यहाँ हाइड्रोजन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने भी होल्ड किया हुआ है और इस हाइड्रोजन के भी न्यूक्लियस ने होल्ड किया। वैसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के भी न्यूक्लियस ने इन चारों को होल्ड करा हुआ है और इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस ने इन चारों को होल्ड किया। तो यहाँ पर अगर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे तभी ये बॉन्ड स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, दोनों एटम के न्यूक्लियस का इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, तभी ये बॉन्ड स्टेबल हो पाएगा। अगर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो गई, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पा रहे ठीक से, तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन अपना देता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 8 शेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 शेयर हो जाएंगे। और एक न्यूक्लियस के लिए 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पॉसिबल नहीं। एक न्यूक्लियस के लिए 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से जो 4 बॉन्ड्स वाला जो कंपाउंड है वो बनना इम्पॉसिबल, ठीक है, वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और भी कंपाउंड्स आप बना सकते हो। आप देख सकते हो ये सारी मेरी जो है, ये हो गया N2 गैस, ये मेरा N2 गैस है, या N2 मॉलिक्यूल, या H2 मॉलिक्यूल, ये O2 जो ऑक्सीजन जिससे हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, वो भी कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो भी क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और भी है, जैसे क्लोरीन, Cl2 गैस, क्लोरीन का देख लेते हैं, Cl2 गैस का देख लेते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7। और इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 ही होंगे। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और शेयर करते ही इन दोनों का अपना ऑक्टेट क्या होता है, पूरा हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाता है, और एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हो जितनी डायटोमिक गैसेस हैं लगभग सभी कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। क्या बना रही हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। और भी जैसे वाटर, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो भी कैसे बनाता है, ये समझते हैं। इसको लिख लीजिए, अगर चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक शेयर हो रहे हैं सर, एक पेयर शेयर हो रहा है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड। चलिए और भी प्रैक्टिस करते हैं कंपाउंड्स के। इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं ज्यादा वेट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कहोगे सर बहुत बड़ा लेक्चर बनाते हैं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो वाटर की अगर मैं बात कर रहा था, वाटर H2O, वाटर मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के पास होता कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन करता क्या है ना, ऑक्सीजन बड़ा चला के ऑक्सीजन करता है 2 हाइड्रोजन को बुला लेता है, और दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ऐसे इस हाइड्रोजन को पहले अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, कहेगा आ जाओ भाई, इतने क्लोज आ जाओ कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कर लो ताकि तुम स्टेबल हो जाओ। और उनको नहीं बताएगा, और धीरे से चुपके से उनका हड़प लेगा, अब मैंने तुम्हें दिया तो तुम भी मुझे दो इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से क्या बना लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बना लेगा। और यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो बना रहा है बॉन्ड, वो दोनों हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। और कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहां। तो नहीं, ऐसे नहीं देखते, आपको देखना है कि एक एटम के साथ कितना शेयर कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक और दूसरे के साथ भी एक शेयर कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड तब बनता जब एक ऑक्सीजन एक ही हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता,
जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ 2-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब डबल या ट्रिपल बनता है। अलग अलग एटम्स के साथ अगर 2-3-4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो वो सिंगल बॉन्ड में ही काउंट होगा। ठीक है, अब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? एक कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के पास कितना? 6। ऑक्सीजन के पास कितना? 6। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं बताता हूं क्या करना है। तो कार्बन कहता है एक काम करो, तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ना अपने शेल में क्या कर लो, मर्ज कर लो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कहता है ठीक है, ले लिया तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, आ गए इतने पास कि तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया। फिर दूसरा ऑक्सीजन तुम कहता तुम भी आओ, तुम भी मेरा जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपने शेल मेरे से पूरी तरीके से मत लो, बस इतने क्लोज आ जाओ कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन हो तुम्हारे शेल में भी आ जाए। तो ऑक्सीजन खुश हो जाता है, कहता है अच्छा हमारा तो कंप्लीट हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन कहता है ऐसे कैसे, तुमने तुम्हें दिया तो तुम्हारा भी तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो क्या करता है, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में इतना क्लोज आ जाते हैं सब कि ऑक्सीजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है और कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं शेयरिंग के थ्रू, और यहां पर CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां कार्बन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक। अब यहां पर देखिए एक और है, एक सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड की मैं बात करने जा रहा हूं अब, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बॉन्ड बनाना आई होप आप सीख चुके हो। ठीक है, आपका होमवर्क है, आप मुझे NH3 बना के बताना कि NH3 कैसे बनेगा। अमोनिया को बना के बताना, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया बनाना, ये होमवर्क है आपका, प्रैक्टिस करना कॉपी पे। ठीक है, अमोनिया बना के दिखाना मुझे। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे मीथेन की। मीथेन नेचुरल गैस, चैप्टर 1 में आपने इसका एक रिएक्शन पढ़ा होगा ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस करके, कंबशन रिएक्शन में ही जब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाना था तो वहां पर कंबशन पढ़ाया गया था, कंबशन ऑफ मीथेन पढ़ाया गया था। यानी मीथेन यानी CH4, कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड CH4। अगर आपसे पूछे ना तो सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन, तो आप मीथेन का ही नाम ले लेना बन करके। ठीक है, यही सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है। कैसे बनता है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक के साथ नहीं करेगा, अलग अलग 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये सारे हाइड्रोजन आएंगे और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज आ जाएंगे कि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मर्ज कर लेंगे। तो कार्बन भी इतना क्लोज आ चुका है इनके कि उन सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में मर्ज कर लेगा, जिससे कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, दोनों स्टेबल। और क्या बन गया? मीथेन बन गया, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड। और बहुत वाइटल कंपाउंड है, ये बहुत जरूरी कंपाउंड है। ठीक है, फ्यूल की तरह यूज होता है। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब मैं कोई चीज लिख चुका हूं और मैं कुछ बातें कह रहा हूं तब तक पॉज करके ना उसको लिख लो, ताकि, क्योंकि अगर मैं वेट करूंगा ना कि आप लिखो फिर मैं आगे बढ़ूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें आपको ही दिक्कत है, आप ही मोनोटोनस फील करोगे। अब यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा कोवेलेंट कंपाउंड्स में, एक बार देखते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम। जब देखो HCl, यहां पर एक अलग एग्जांपल के साथ में आया हूं, HCl के साथ। यहां पर देखिए क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब 2 एटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। अभी तक हमने जितना केस पढ़ा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी उसका एक ही शेयर कर रहा है। कभी देखा क्या कि एक ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का दिल पड़ा उसने 2 दे दिया? ऐसा नहीं होता ना, शेयरिंग हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं सब। डबल बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को दे रहा है तो दूसरा वाला भी अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाइट्रोजन में देखा था हमने, नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन को दे रहा है तो दूसरा वाला नाइट्रोजन भी उसको 3 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। किसका? इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में, और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहां कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स की हमने इतनी बात कर ली, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, उससे पहले हमें एक बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वो पहले वो समझ लेते हैं, फिर यहां प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए, जैसे मेरा मीथेन है CH4, तो यहां पर जो CH4 है, यहां पर चलो अच्छा, CH4 से अच्छा तुम वाटर का एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है, वाटर ले लेता हूं मैं। सबसे पहली बात मुझे आप ये बताओ, जब आप मान लेते हैं आपने H2 और O2 की मदद से वाटर का फॉर्मेशन किया, आपने H2 गैस लिया, आपने O2 गैस लिया और आपने वाटर का फॉर्मेशन किया, तो क्या एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का? क्या मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का? नहीं, एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कई सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब आप कई सारे H2 और कई सारे O2 मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन कराओगे, तो वहां पर कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, उस फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे अभी समझते हैं हम इसको, ऐसे ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा चौथा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा पांचवा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा छठा वाटर मॉलिक्यूल है। ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना प्रेजेंट। जब वाटर का फॉर्मेशन होगा तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स, इस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स में, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। मैं उन दोनों फोर्सेस की बात कर लेता हूं अभी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं दोनों को बहुत आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी ये जो फोर्स काम कर रहा है ये इंटर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी जैसे आपके स्कूल, आपने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कई सारे स्कूल जो हैं, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, कई सारे स्कूल्स अगर आपस में कंपीट करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के कंपटीशन को जो जब कई सारे स्कूल्स के बीच में आपस में कंपटीशन होता है तो इसको इंटर स्कूल कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे स्कूल्स आ रहे हैं, एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं और फिर आपस में compete कर रहे हैं किसी तरह के स्पोर्ट्स में, किसी तरह के एग्जाम्स में, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इस कंपटीशन को कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। और इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है, अब जैसे स्कूल के अंदर ही 4 हाउसेस बन गए, रमन हाउस, टैगोर हाउस, सरोजनी हाउस, ठीक है, कई तरह के हाउसेस बना दिए स्कूल के अंदर ही, बच्चों को कई सारे हाउसेस में डिवाइड कर दिया। अब स्कूल के अंदर ही बच्चों में कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, स्कूल के अंदर ही स्कूल के बच्चों में ही कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, तो ये होता है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा मतलब स्कूल के अंदर ही चल रहा है, इंटर मतलब कई सारे स्कूल्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। अब ये स्कूल लेवल का नहीं हो गया, स्कूल मतलब अब ये स्कूल के अंदर का कंपटीशन नहीं रह गया, ये अलग अलग स्कूल्स का कंपटीशन हो गया, तो वो हो गया इंटर स्कूल कंपटीशन। अब स्कूल के अंदर ही कई सारे हाउसेस बना करके बच्चों को डिवाइड करके स्कूल के अंदर ही बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक ही स्कूल के बच्चों को कॉम्पीट करा रहे हैं। एक ही स्कूल के बच्चों को जब आपस में कम्पीट कराते हैं वो हो गया इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। अलग अलग स्कूल के बच्चों को जब कंपीट कराते हैं तो होता है इंटर स्कूल कंपटीशन। तो यहाँ जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है ना, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन था, अलग अलग स्कूल के बच्चे कंपीट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा, अब आप एक मॉलिक्यूल उठा लीजिए, आप इसको उठा लीजिए और इसको देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों हाइड्रोजन को एक दूसरे के, यहां पर क्या है, दोनों ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है ना, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कितना फोर्स एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन पे लगा रहा है, या दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर कितना फोर्स लगा करके ऑक्सीजन को पकड़े हुए, वो हो गया इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, वो हो गया इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे जिन फोर्सेस के साथ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
वहीं अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो ये वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? वीक होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला फोर्स। ऐसे अब ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो जुड़ा है जिस फोर्स के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन जो आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये वीक होता है। ये क्या होता है? वीक होता है। समझ में आ रही बात? कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन, covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule। within the molecule यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होता है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? वीक होते हैं। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या? कोई चीज मेल्ट कब होगी? अगर आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो सॉलिड की खासियत क्या है? सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो लिक्विड हो गए, और दूर कर दिए तो गैस हो गए। अगर इनके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहा है वो वीक फोर्स है, तो इनको दूर करने के लिए क्या मुश्किल बात है? हल्की सी हीट दे तो दूर हो जाएंगे। पहले से ही इनके बीच में फोर्सेस कम है, थोड़ी सी हीट दे दी, थोड़ी सी हीट देते ही इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए मेल्ट। तो इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से जो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लो होता है। क्या होता है? लो होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। मॉलिक्यूल्स को ही तो दूर करना है। कोई चीज सॉलिड होती है ना, तो जैसे सॉलिड है तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, बहुत टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड थोड़ा सा स्पेस होगा, गैसेस से ज्यादा स्पेस होगा। तो यहां अगर फोर्सेस वीक है ना, दो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स वीक है तो आपने थोड़ी सी हीट दे दी, अलग हो गए, ये अलग हो गए, बन गए लिक्विड, मेल्ट हो गए। तो इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। अब यहां पर क्या लिखा है? सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स आर एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। अब देखो, जब भी कोवेलेंट कंपाउंड बनता है तो आयंस नहीं बनते। कोवेलेंट कंपाउंड बनता है तो आयंस बनते हैं क्या? आयंस तो बनेंगे तब ना जब आयनिक कंपाउंड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किया जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आयंस कहां से आएंगे? तो यही तो डीमेरिट है, यही तो कार्बन के साथ दिक्कत थी कि वो इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट कर पा रहा था ना तो एक्सेप्ट कर पा रहा था। और जो भी दूसरे कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे पा रहे थे ना ले पा रहे थे, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे और लेंगे ही नहीं तो आयंस कहां बनेंगे? और आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? क्योंकि आपको पता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, लिक्विड स्टेट में कौन कराता है? लिक्विड स्टेट में आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो अब देखो भैया, बॉन्ड बन चुका है, मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही खत्म कर दो। अब बात करते हैं आयंस की, तो आयंस भी इनके पास नहीं होते, तो ना तो ये सॉलिड स्टेट में ना तो ये लिक्विड स्टेट में, किसी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे मोल्टेन स्टेट में, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड तो वो भी नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड ना तो सॉलिड स्टेट में ना तो लिक्विड स्टेट में, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ये हो गई आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अभी हम एक डिफरेंस टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में। देखिए मैंने एक डिफरेंस टेबल बनाया, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहे थे आपको याद होगा, सोडियम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा था, क्लोरीन पूरा एक इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा था, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो आयनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। वहीं अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अभी समझा कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैं बोल रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जितना स्ट्रांग होगा पार्टिकल्स उतने पास होंगे और जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे वो सॉलिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सॉलिड। वहीं अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लिक्विड में ही पाए जाते हैं, गैसेस में ही पाए जाते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटर एटॉमिक फोर्स है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट एटॉमिक फोर्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो होता है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है, जिस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है तो इनको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जस्ट अभी डिस्कस किया है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर ही दूसरे लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ये वाटर में भी इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स एक्वस या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वही कोवेलेंट कंपाउंड्स किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस टेबल है आपके लिए, आयनिक और आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या आज ही पढ़ना चाहिए या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को भी समझ लेते हैं। देखिए एलोट्रोप क्या होता है, जो भी, जैसे कार्बन हमारा एक एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट जब प्योर फॉर्म में पाया जाता है ना, तो वो उसका वो जो फॉर्म है वो एलोट्रोप कहलाता है। मैं फिर से बोला हूं, कोई भी एलिमेंट, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, वो अगर किसी प्योर फॉर्म में पाया जा रहा है अर्थ पे, तो वो प्योर फॉर्म उसका एलोट्रोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलोट्रोप्स कहलाएगा। ठीक है, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अलग अलग उस वो जो कोई एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म जो अर्थ पर पाया जा रहा है वो उसका एलोट्रोप है। वेयर द एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, जिसमें एटम्स जो होते हैं, जो उस एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं, सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर, लेकिन अलग फॉर्म में होते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर दे कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, और वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन के अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करूं तो 3 एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखो, डायमंड का देखो, फुलरेंस का देखो, तीनों कार्बन के ही एटम से बने, सारे एटम्स यहाँ कार्बन के। फुलरेंस जो है, फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस 60 कार्बन एटम से एक मॉलिक्यूल बनाता है। बकमिंस्टर फुलरेंस का ये जो फुटबॉल शेप, एक्चुअली ये पूरा एक मॉलिक्यूल, और ये किससे बन रहा है? 60 कार्बन एटम से। किससे बन रहा है ये मॉलिक्यूल? 60 कार्बन एटम से। वहीं डायमंड का आप शेप देख लीजिए और ग्रेफाइट का देख लीजिए, सबका शेप अलग, अलग अलग तरीके से कार्बन एटम अरेंज्ड हैं, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, और ये प्योरली कार्बन से बने हुए। अब ग्रेफाइट के इसी स्ट्रक्चर की वजह से, ग्रेफाइट के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। डायमंड के इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये हार्डेस्ट नॉन मेटल है। समझ में आ रही बात? हार्डेस्ट नॉन मेटल ये कार्बन के इसी स्ट्रक्चर की वजह से, जिस तरीके से कार्बन एटम इसमें अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर एलोट्रोप्स क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट जो है अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। उस एलिमेंट का क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है, अब ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद कार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो रिंग्स हो गई, जो ब्रांच कंपाउंड्स हो गए, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट आवर वीडियोस। थैंक यू।